हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीन्स हो कहाँ मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होता है, किस तरह से मैं कौन सी कंपनी में हमें जॉब मिल सकती है। अगर मैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं कोर्स का मैंने आप समझ लो कि मैंने कोर्स कर लिया है। कोर्स तो ठीक है, कोर्स क्या होता है कि डेप्थ नॉलेज ऑफ एलटी मीन्स हमें हर तरह से मालूम होना चाहिए कि हर लेयर में हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। ये सभी पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि अभी हमें मालूम होता है कि किस कंपनी में हमें जॉब मिलेगी, कहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये होता है कि बहुत सारी कंपनी है, अभी आप जाएंगे, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है अब कि आप यूवी टेस्टिंग के लिए प्रोटोकॉल में जाएंगे या यूवी के लिए जाएंगे, या 5G में अभी काम कर रहे हैं, या LTE में काम कर रहे हैं, या ओरन में काम कर रहे हैं। तो आप उसके अनुसार बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर की हायरिंग करती है। अगर आप बात करें कि यूवी टेस्टिंग के लिए, तो यूवी टेस्टिंग के लिए कुछ कोर्स होते हैं, थोड़ा सा कुछ कोर्स टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप कन्फर्मेंस टेस्टिंग बात कर ले, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बात कर ले, कुछ ऐसे ऐसे नेम होते हैं जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग होता है। जैसे यूवी टेस्टिंग के लिए आप जा रहे हैं तो मॉडर्न टेस्टिंग भी उसको बोलते हैं हम लोग। तो अलग अलग नेम से कुछ हायरिंग करती है बहुत सारी कंपनीज है। जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज है वो आपको ईवी आप ईवी साइड से अगर जाते हैं मीन्स ईवी टेस्ट इंजीनियर, मॉडर्न टेस्ट इंजीनियर के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग्स मिलेंगी। लेकिन ये सभी आपको जो भी अगर आप जा रहे हैं, आप किसी भी तरह से जा रहे हैं, यूवी के लिए जा रहे हैं, यूनोड भी के जा रहे हैं, तो आपको ये थियोरेटिकल जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये थियोरेटिकल आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूवी में आप क्या करते हैं, आप किस तरह से करते हैं, यूवी की कैटेगरी क्या होती है, ईवी का कैसे लॉग उसको अटैच कैसे प्रोसेस होता है, ईवी में डिटैच कैसे होता है, हैंडओवर कैसे होता है। तो ये सभी टॉपिक्स जो भी होता है, कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है, इसमें माइमोम में कैसे सपोर्ट करेगा वो, ईवी कैसे ईवी इसमें कौन से लेयर्स में काम करता है ईवी का। तो ये सभी डिस्कशन जो है, सभी ये सेम टॉपिक्स होता है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं ईवी टेस्ट इंजीनियर के लिए भी और यूनॉट भी टेस्ट इंजीनियर का थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। तो आप ऑलरेडी मैं उसको बताऊंगा आपको थोड़ा सा जो भी डिफरेंस होता है, और जो भी टूल्स जो भी होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो टूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम लोग यही बात करते हैं कि आज अगर मैंने कोर्स कंप्लीट किया, प्रोटोकॉल टेस्टिंग का कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगा, कौन सी कंपनी अभी हायरिंग कर रही है। उसके बाद इसी टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी ईवी टेस्टिंग के बारे में ही। ईवी अगर मान लिया कि जो भी अभी तक डिस्कशन मेरा हुआ है अभी आज तक पार्ट 10 तक, उसमें हम लोगों ने ई नोट बी के बारे में डिस्कशन किया है। तो ई नोट बी के साथ में तो पढ़ना ही था हम लोग को, जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया। उसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है कि ईवी कन्फर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है। आप यूवी साइट से जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी अभी प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए और LTE और ईवी साइट से कौन सी हायरिंग कर रही है। तो देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी का मैंने यहाँ पे नाम दिया है। जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप जाएंगे, अगर क्वालकॉम की बात करें तो क्वालकॉम दोनों साइड से हायरिंग करती है। क्वालकॉम को अगर आप जाएंगे तो यूवी साइड से भी हायरिंग करती है। अगर यूवी में आपको नॉलेज है, यूवी साइड में मीन्स परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, कन्फर्मेंस टेस्टिंग है, या यूवी में आपने लॉग एनालिसिस किया है, यूवी से आपने लॉग कलेक्ट किया है, आप क्वालकॉम का टूल यूज़ किए हैं QXDM QCAT से आपने लॉग कलेक्ट किया है यूवी को यूज़ करके, आप क्वालकॉम का कौन सा चिपसेट यूज़ करते हैं, अगर उस सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो इसके साथ आप यूवी साइड में कन्फर्मेंस टेस्टिंग में भी जा सकते हैं, मॉडर्न टेस्टिंग में जा सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ ये अगर आपको नॉलेज है, यूनोट बी के साइड से भी अगर नॉलेज है, और इसके साथ कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे मान लो C++ है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको C++ और अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मालूम है तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा सकते हैं और मैनुअल टेस्टिंग में। हमारे यहाँ टेलीकॉम में प्रोटोकॉल टेस्टिंग में दो तरफ की टेस्टिंग हम लोग करते हैं, एक मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी होती है। तो जो मैं सजेशन करता हूँ जिसके पास C++ का नॉलेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं मालूम है, पाइथन नहीं मालूम है, लिनक्स नहीं मालूम है, तो आप मैनुअल टेस्टिंग में जा सकते हैं। तो ये जितनी सारी कंपनियां मैनुअल टेस्टिंग के लिए भी हायरिंग करती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए हायरिंग करती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने सभी स्क्रिप्ट डाल दिया और स्क्रिप्ट डालने के बाद वो रिपोर्ट जो भी जनरेट होकर आएगा वो रिपोर्ट आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत ही फास्ट में हो जाता है, उसमें सभी चीज़ एनालिसिस होकर आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। मैनुअल टेस्टिंग में होता है
आपको कि आपको सभी तरह के लॉग्स कलेक्ट करने होते हैं। आपको यूवी साइट से है या यूनोडबी साइट्स में जा रहे हैं तो आपको दोनों साइड से आपको लॉग कलेक्ट करने पड़ते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। मीन्स लॉग को आपको वन बाई वन लेयर वाइज लेयर जाके आपको देखना पड़ता है और एनालिसिस करना पड़ता है या डिबग करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग उसको मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग बोलते हैं। तो इसमें अगर आप हायरिंग करने के लिए अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में जाते हैं तो आप बोल दो कि सीधा कि सर मैंने अभी तक हमें कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मालूम नहीं है और मैं किसी तरह का C++ का नॉलेज नहीं है हमने मैनुअल टेस्टिंग पे ही काम किया है यूवी साइड में या यूनोडबी साइड में। तो ठीक है, तो ये जितनी सारी कंपनी है ये दोनों साइड से आपको हायरिंग करेगी। तो सीधे अगर किसी ओपनिंग्स जो आती है मैनुअल साइड से आती है तो मैनुअल के लिए हायरिंग करेगी, ऑटोमेशन से आती है तो ऑटोमेशन साइड से आप जा सकते हैं। तो क्वालकॉम हो गई, सैमसंग भी मैन्युफैक्चरर है, वो दोनों साइड से, उसका यूनोड भी BTS है, उसका मोबाइल भी है। तो ये दोनों तरह की यूवी है, उसके साथ भी नोकिया का है, अल्ट्रन है, TCS है, टाटा भी है। टाटा आपको मालूम होगा कि एयरटेल के साथ में, इंडिया में एयरटेल के साथ में मिलके अपना 5G के लिए कुछ वर्क कर रहा है, उसके 5G में काम करने वाला है। कैमवा नेटवर्क है, माइंट्री है जो ऑलरेडी 5G पे काम कर रहा है, 5G के लिए, ओरेन के लिए, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, उसके लिए टेस्टिंग, उस लेयर पे प्रोटोकॉल टेस्टिंग कर रहा है ये। उसका IBM जो है, IBM भी सेम कर रही है। मोवीविल है जो यूवी और यूनोडबी साइड दोनों के लिए आपको हायरिंग करती है। मार्कस टेक्नोलॉजी दो, इसके लिए आप मीडिया टेक के चिपसेट के साथ मीडिया टेक या सिस्को या क्वालकॉम के लिए भी ये काम करती है और ये अपने सेल्फ भी प्रोजेक्ट लेके अपना काम करती है। कॉमस्कॉम है, STL जो है, स्टरलाइट जो है टेक्नोलॉजीज है, ये अपना ऑलरेडी ये 5G पे वर्क कर रहा है। उसका अपना न्यू रेडियो जो है, NG रेडियो है, या जो बहुत सारे वर्क है जो यूनोडबी और यूवी साइड से प्रोडक्ट पे भी, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मॉडर्न टेस्टिंग पे भी काम करती है। SCL भी इस पे वर्क करे, सिस्को है, ट्रिमेंडस सॉफ्टवेयर है, विप्रो है, वेविनर है, क्वालिटेस्ट है, टेक महिंद्रा है, हरमन है, रेडसिस है, VVDN टेक्नोलॉजी है, एरिक्सन है, बहुत सारी कंपनीज है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, जैसे मान लिया मैंने जो भी पार्ट पढ़ाया अभी तक, जो भी टॉपिक्स पढ़ाया मैंने आज तक, फिजिकल लेयर से रिलेटेड, आपको RRC लेयर से रिलेटेड, किसी एक टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि RRC लेयर पे हमें एक्सपर्ट नॉलेज है, मीन्स मैं RRC लेयर पे बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूं, तो आप इंटरव्यूअर को यही बोलो कि मैं RRC लेयर पे एक्सपर्ट हूं, इसमें हमें थ्रूपुट टेस्टिंग, हैंडओवर से रिलेटेड या करियर एग्रीगेशन, ये सभी टॉपिक्स हमको बहुत अच्छे तरह से मालूम होता है। हर लेयर पे आपको उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि हर लेयर में कौन कौन से एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो इस तरह का अगर मालूम होगा आपको तो ये सारी कंपनी अभी भी किसी भी लेवल पे आप जा रहे हैं, आप ऑटोमेशन में जा रहे हैं या मैनुअल टेस्टिंग में जा रहे हैं या यूवी साइड में जा रहे हैं या यूनोडबी के लिए जा रहे हैं लॉग एनालिसिस के लिए, तो ये सारी कंपनीज जो है बहुत सारी हायरिंग निकल रही है अभी। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको 5G के है या ओरेन के बारे में है तो आप जा सकते हैं। जैसे IBM है, विप्रो है, SCL है, सिस्को है और ये माइंट्री है, कैडमम है, TCS है, अल्ट्रन है, ये सभी जितनी कंपनीज है 5G पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है और इसमें हायरिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसे ध्यान दे दें तो ये सभी कंपनी आपको आराम से आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गया, ऑलरेडी आप RF इंजीनियर हैं तो RF इंजीनियर से आपको ये टॉपिक्स तो इतना जो डेप्थ नॉलेज आपको नहीं होगा कि मीन्स अगर RF ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है या आप ऑप्टिमाइजेशन का काम किए हों या प्लानिंग का काम किए हों या इंटीग्रेशन का काम किया तो इतना सारी डेप्थ नॉलेज आपने नहीं किया होगा कि हाँ हम लेयर वाइज जाकर एनालिसिस करें या कुछ भी। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हों तो आप रिज्यूम बनाने के लिए भी आपको आना चाहिए कि हमें रिज्यूम में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तभी कॉल आएगा आपको। आप naukri.com में डालें, आप naukri.com में भी कुछ क्राइटेरिया होती है कि वही RF इंजीनियर्स में और IT डेवलपमेंट में क्या क्या हमको डालना है, वहाँ पे कौन कौन से की स्किल्स डालने हैं, वो सभी बहुत वही ध्यान रखना पड़ता है अगर naukri.com पे आप रिज्यूम डालते हैं। और 110% आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उस तरह का रिज्यूम बना के उस तरह का की स्किल्स डालते हैं तो आपको इन सब, ये तो हो गया मेरा कि कौन सी कंपनी जो है अभी तक हायरिंग कर रही है और किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं, हमें कौन सा नॉलेज हमको मालूम होना चाहिए। तो ये सभी डिस्कशन मैंने थोड़ी सी दे दी। अब naukri.com के बारे में बता रहा था मैं कि बात कर रहा था naukri.com के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप naukri.com में किस तरह का रिज्यूम डालते हैं, किस तरह का रिज्यूम बनाते हैं आप।
और कौन सी की स्किल्स डालते हैं आप वहाँ पे, तभी आपको कॉल्स आती है इन सभी कंपनी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लिए भी बात करेंगे कि naukri.com में आप रिज्यूम कैसे बनाए, किस तरह का रिज्यूम बनाए आप। तो ये सभी डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा किस तरह से नौकरी। लेकिन आपको इसके पहले क्या होगा कि ये सभी टॉपिक्स जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताया है उसके साथ साथ जो भी बताऊंगा वो टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो अगर इंटरव्यूअर से वो हर लेवल पे जाके आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए आपको उसमें एक्सपर्ट हो जाना पड़ेगा कि आपको अगर मीप सिप की बात करें, पीएसएस की बात करें, फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें, आर्क की बात करें, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यूअर अगर किसी लेवल से जाके आपसे पूछता है तो उसको क्लियर कर सको। तो ये सभी आपकी बेसिक थी कि आपकी कंपनी कौन कौन सी है जो आपके लिए हायरिंग कर रही है। इसके साथ ही बहुत सारी अभी कंपनी है, ये सभी कंपनीज का लिस्ट जो मैंने दिखाया है केवल ये इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो अभी भी करंट में हायरिंग चल रही है इन लोगों में। चलिए अब इसके साथ में हम लोग दूसरा टॉपिक्स लेके बात करते हैं, कन्फर्मेंस टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी कन्फर्मेंस टेस्टिंग अगर कोई यूवी साइड में जाता है, मीन्स यूवी टेस्टर अगर कन्फर्मेंस टेस्टिंग या मॉडर्न टेस्टिंग के लिए जा रहा है वो, तो उससे यही पूछा था कन्फर्मेंस टेस्टिंग आपको मालूम है कन्फर्मेंस टेस्टिंग होता क्या है। तो आपको टेक्निकली नेम कन्फर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं। और उसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है, अगर कोई भी मोबाइल है, कोई डिवाइस है, अगर उसको लॉन्च करना है, नेटवर्क में लॉन्च करना है या किसी कंट्री में लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमको कन्फर्मेंस टेस्ट करना पड़ता है और सर्टिफिकेशन उसका लेना पड़ता है। इसी को हम लोग कन्फर्मेंस टेस्टिंग, और उसका सर्टिफिकेशन लेने की प्रक्रिया डिफरेंट टाइप्स की होती है। डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे हम लोग सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। तो ये कन्फर्मेंस टेस्टिंग क्या है, तो आपको ये अगर प्रोटोकॉल टेस्टिंग में ईवी साइड में ईवी प्रोटोकॉल टेस्टिंग या मॉडर्न प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तब आपको ये पार्ट बताना है कि मैंने कन्फर्मेंस टेस्टिंग किया है और इसका सर्टिफिकेशन के बारे में हमको मालूम है। तो आपको कन्फर्मेंस टेस्टिंग के टूल्स के बारे में बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने कौन से टूल पे काम किए हैं। तो कन्फर्मेंस टेस्टिंग में आप बोल सकते हैं CMW 500 है, इसके साथ में आप बोल सकते हैं कि मैंने इस चिपसेट पे काम किया है, इस चिपसेट्स के या हैंडओवर जो आप जो भी हैंडसेट पे आपने टेस्ट किया है उसको, उस हैंडसेट से रिलेटेड उस चिपसेट के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर कोई भी, तो यहाँ पे लिखा होगा कन्फर्मेंस टेस्ट चेक द RF रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स टू कन्फर्म टू रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, मीन्स किसी स्टैंडर्ड जो भी रिलेवेंट स्टैंडर्ड में ये सभी RF रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स आपको किस तरह से काम करता है। डिवाइस आर टेस्टेड अगेंस्ट ए सिमुलेटेड नेटवर्क इन लेबोरेटरी और फील्ड कंडीशन। आपका कोई भी डिवाइस है, कोई भी मोबाइल अगर लॉन्च करने जा रहे हैं नेटवर्क में, उसको लेबोरेटरी में या फील्ड कंडीशन में आप जाकर उसको टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग कन्फर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू टेस्ट द कन्फर्मेंस, किस तरह से हम लोग कन्फर्मेंस टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है विच रेगुलेशन वर्जन शुड वी कंप्लाई विथ, मीन्स कौन सा रेगुलेशन वर्जन है। व्हाट टेस्ट रेंज रिक्वायर्ड फॉर कन्फर्मेशन, ये कौन सा रेंज होता है। हु अप्रूव्स, कौन अप्रूव करता है कि मेरा मोबाइल जो है या हैंडसेट है या कोई भी डिवाइस है वो ये ओके है और इसको कहीं भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके लॉन्च कर सकते हैं या कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। वेयर इज द कन्फर्मेंस टेस्ट डन, मीन्स कन्फर्मेंस टेस्ट कहाँ किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, अभी तक का जो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं यूवी टेस्टर हूँ या मॉडर्न टेस्टर हूँ या कन्फर्मेंस टेस्टर हूँ, तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये है, हम लोग E-Node-B प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग हैंडसेट टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं या किसी भी इक्विपमेंट टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जिसको टेस्ट किया जाएगा लेबोरेटरी में या फील्ड कंडीशन में, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको हम लोग कन्फर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं और उसको सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग LTE के बारे में बात कर रहे हैं, तो LTE डिवाइस के बारे में बात करते हैं, LTE मोबाइल के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग डिस्कशन आगे क्लियर डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या है, कन्फर्मेंस टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन, मीन्स हु शुड डू द कन्फर्मेंस टेस्टिंग, कौन करेगा कन्फर्मेंस टेस्टिंग। कन्फर्मेंस टेस्टिंग किसको करना चाहिए, तो होता है मोबाइल टर्मिनल मैन्युफैक्चरर्स, मीन्स जिसने मोबाइल बनाया है उसको, तो मैन्युफैक्चरर को भी कन्फर्मेंस टेस्टिंग करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स दैट मोबाइल टर्मिनल स्टैंडर्ड कंप्लेंट
ओके, मीन्स इसका कहने का मतलब है ये कस्टमर को बताता है, नेटवर्क ऑपरेटर को, कि मेरा मोबाइल है जो आप किसी भी स्टैंडर्ड पे आपको काम करेगा, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर टेस्ट करेगा। दूसरा होता है कि कौन और सेट करेगा, इस मोबाइल में जो भी चिपसेट डिज़ाइन, जो भी जिसका चिपसेट है, क्वालकॉम का है या मीडियाटेक का है, तो वो भी उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर जिसने दिया है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग कंपोनेंट्स और रेफरेंस डिज़ाइन टू द मोबाइल फॉर इंटीग्रेटर ग्रेटर्स। तो इसमें क्या है कि ये सभी क्या होते हैं कि जो चिपसेट मैन्युफैक्चरर है, सॉफ्टवेयर जिसने दिया है उसको, या सप्लाइंग कंपोनेंट्स जिसने दिया है, तो उन लोगों को भी ये कन्फर्मेंस टेस्टिंग करने की ज़रूरत थी। वो लोग भी अपना कन्फर्मेंस टेस्टिंग उस मोबाइल का, उस हैंडसेट का करते हैं। तो क्वालकॉम को ये भी बताया मैंने पिछले कि क्वालकॉम भी हायरिंग करती है अपने चिपसेट के लिए। अगर हैंडसेट की तो हैंडसेट को भी टेस्टिंग करना उसको। तो ये बहुत सारे लेवल पे टेस्टिंग होती है जिसको हम लोग कन्फर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, और डिफरेंट उसके टेस्ट करने वाले होते हैं। स्पेशलिस्ट टेस्ट हाउस, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हाँ कोई ऐसा कंपनीज है जो बोलती है कि नहीं आप मैन्युफैक्चर करो, मैं आपको टेस्ट करके वैलिडेट करके आपको कन्फर्मेंस टेस्टिंग करके सर्टिफिकेशन करके आपको सभी को ये दे देता हूँ कि आप लॉन्च करने के लिए रेडी हैं, आप नेटवर्क में इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशलिस्ट टेस्ट हाउस भी होते हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटर्स भी आपका मान लिया कि सैमसंग है या नोकिया है या कोई भी हैंडसेट है आपका, तो आप अगर नेटवर्क में लॉन्च कर रहे हैं तो उनको सभी बैंड सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये सभी, अगर मान लिया कि जियो की बात करें, एयरटेल की बात करो, तो या जियो में बात करके तो कोई मोबाइल जो है कौन से बैंड को सपोर्ट करती है, नोकिया में अगर या लाइफ का हैंडसेट है तो उसको, क्योंकि अगर आप जियो की बात करें तो जियो तीन बैंड यूज़ करता है, 2.3, 1800 और 850 बैंड। तो ऐसा होना चाहिए, और ये वोल्टी नेटवर्क को सपोर्ट करता है। अगर कोई भी आप 4G केवल आप हैंडसेट लेते हैं तो वो 4G हैंडसेट आपको जियो में वर्क नहीं करेगा। 4G के साथ आपको वोल्टी सपोर्ट डिवाइस चाहिए, तो इसके लिए उसको बैंड चाहिए कि वो बैंड सपोर्ट करना चाहिए उसको, उस हैंडसेट को। तो इसके लिए क्या करते हैं, कभी कभार नेटवर्क ऑपरेटर भी अपने परफॉर्मेंस एक्सेप्टिंग टेस्टिंग करती है और उसके बारे में फीडबैक देती है आपको मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये होता है, आपको मालूम होगा कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं और चिपसेट डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशलिस्ट टेस्ट हाउस और नेटवर्क ऑपरेटर जो होते हैं, किसी भी हैंडसेट को, किसी भी डिवाइस को अगर चेक करना हो तो ये कन्फर्मेंस टेस्टिंग के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, हैंडसेट के बारे में। तीसरा बात होता है कि ये कौन करेगा। तो एक क्या है कि 3GPP ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट से, जैसे आप ऑपरेटर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, टेस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड जितने हैं, उससे मिलके उसको मिला के एक ऐसा एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है GCF एंड PTCRB। इन्होंने क्या किया, ये लोग सर्टिफिकेशन देते हैं। कोई भी अगर हैंडसेट आप किसी भी कंट्री में आप लॉन्च करना चाहते हैं, कहीं भी आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो इनकी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर क्या होता है, आप इंडिया में देखोगे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स जो है, आप किसी भी बैंड, आप यहाँ पे कन्फर्मेंस टेस्टिंग और किसी भी सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में किसी की सर्टिफिकेशन और कन्फर्मेंस टेस्टिंग नहीं करते हैं। आप अगर 2000 के मोबाइल लाते हैं, 1000 का मोबाइल भी लाते हैं, तो आप जाके ऐसे आप मोबाइल नेटवर्क को, उसमें हैंडसेट को लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड ग्लोबल में जाना है, ग्लोबल में कि अगर आपका हैंडसेट इंडिया से बना हुआ है, अगर आप यूएस में, अमेरिका में या कहीं भी अफ्रीका में कहीं किसी रीजन में आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं, मीन्स मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या होता है, GCF एंड PTCRB ये जो होते हैं नेटवर्क ऑपरेटर और रिव्यू मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, और इस स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेशन लेना होता है। उसके बाद आप इसको नेटवर्क में लॉन्च कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि 3GPP पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरर्स एंड टेस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। The GCF and PTCRB were formed by network operator and UE manufacturers to provide consistent standard for products conformance testing. It is a forum where various parties, test house, test equipment companies, operators and manufacturers can make declaration, present evidence and receive approval.
The GCF itself does not perform any validation and conformance testing. GCF also approve test equipment that is 3GPP compliant. ये मालूम हो गया GCF आप किसी तरह का नेटवर्क किसी तरह का कन्फर्मेंस टेस्टिंग और नॉट परफॉर्म एनी वैलिडेशन टेस्टिंग किसी भी तरह का नहीं करता है। आपको ये केवल आपको सर्टिफिकेशन देता है। तो सर्टिफिकेशन की भी कुछ क्राइटेरिया है उसको, अगर 3GPP उस 3GPP के साथ में और GCF PTCRB जो है इनको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि अगर आप ये टेस्ट लॉन्च इस हैंडसेट के लॉन्च नेटवर्क में लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको इस इतने सारे परफॉर्मेंस टेस्ट हमको कन्फर्मेंस टेस्ट हमको करके दिखाने पड़ेंगे, या उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिखाया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं। ये दिखा दिया कि GCF तो ऑलरेडी बताया कि GCF जो है 3GPP GSM CCM है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर्स और जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर उनके साथ मिलकर GCF को बनाया गया है और इनके थ्रू ये सर्टिफिकेशन देते हैं जहाँ पे आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका GCF के बारे में, ग्लोबल सर्टिफिकेशन फोरम। GCF का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल सर्टिफिकेशन फोरम। ओके, अब आते हैं वाई GCF PTCRB कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरर नीड्स टू obtain GCF एंड PTCRB सर्टिफिकेशन फॉर देयर सेलुलर मोबाइल डिवाइस बिफोर मार्केट लॉन्च। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर मार्केट में लॉन्च करना है आपको नेटवर्क को तो आपको इनका सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरर को। GCF and PTCRB are network operator founded organization established to create third party cellular mobile device certification to ensure that a device meets a minimum set of requirement established by the member। आपको ये सर्टिफिकेशन देने का मतलब हो जाता है कि कोई भी सेलुलर पार्टी का सेलुलर मोबाइल डिवाइस सर्टिफिकेशन देने का मतलब हो जाता है कि आपने उस मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी सेट किया गया है मेंबर के द्वारा, तो ये किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेशन देने के बाद आप उस मोबाइल को लॉन्च कर सकते हो और नेटवर्क ऑपरेटर्स के गाइडलाइंस को और उसके स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको GCF और PTCRB कंप्लायंस का सर्टिफिकेशन। और एक ही बात ये हो जाती है कि ये वर्ल्ड वाइड इसके अप्रूवल हो जाते हैं, मीन्स वर्ल्ड वाइड मीन्स आपने इसको सर्टिफिकेशन ले लिया तो इसमें क्या है कि आपने 100% टेस्टिंग कर लिया और आप कवर कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप एंड एशिया इन यहाँ की सारी कंट्रीज़ में आप अपने मोबाइल सेट को आपको सर्टिफिकेशन के बाद यहाँ पे जाके लॉन्च कर सकते हैं। ये होता है आपको सर्टिफिकेशन GCF के तुरंत। ओके, अब देखते हैं कि ये क्राइटेरिया मैंने बोला था कि इसका क्राइटेरिया होता है, कुछ बोलते हैं कि जैसे GCF वाले ने बोला कि हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए, कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको बताने पड़ेंगे आपको, या आप किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, क्या टेस्टिंग करते हैं, आपने क्या क्या टेस्ट किया। तो ये सभी कुछ क्राइटेरिया 6 पॉइंट्स है जिसमें आपको GCF को बताने पड़ते हैं कि मेरे पास क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरर क्वालिफाइड जो है स्किल्स रिसोर्स है। जैसे मान लिया क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दे हैव स्किल्स, वर्किंग प्रैक्टिस एंड रिसोर्स टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम। उनको ये बताना पड़ता है कि हमको इसके बारे में इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है और मेरे पास स्किल्स मन पावर है और हमें वर्किंग प्रैक्टिस है और इस स्कीम पे हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपको शो करना पड़ेगा GCF को। फिर उसका पता है डिफिनीशन, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द न्यू फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर एग्रीड जॉइंटली बाय ऑपरेटर एंड मैन्युफैक्चरर। इसमें आपको क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एग्रीड है जॉइंटली बाय ऑपरेटर एंड मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और मैं ये सभी फॉलो करूँगा जो भी मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स जो भी है उनको मैं जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करूँगा। फिर वैलिडेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, कन्फर्मेंस सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया इंडिपेंडेंटली वैलिडेटेड, उसको वैलिडेट करके दिखाना पड़ेगा। असेसमेंट करना है, ईच न्यू डिवाइस टेस्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया मस्ट मीट। टेस्टिंग इंक्लूड्स, आपको असेसमेंट में जो दिखाया जाएगा कि आपको ये टेस्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाना होगा उनको सर्टिफिकेशन के लिए कि मैंने कन्फर्मेंस टेस्टिंग किया,
इंटीरियर प्रियबिलिटी टेस्ट किया मैंने, और फील्ड ट्रायल मैंने इसको किया, और ये सभी करने के बाद हम लोगों ने इसको अभी लॉन्चिंग के लिए रेडी हैं, और इसके लिए हमें सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन करना पड़ा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ऑल GCF ऑपरेटर्स मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली नोटिफाइड है एवरी न्यू GCF सर्टिफाइड डिवाइस। और उसके बाद में लास्ट होता है कंटेस्ट। प्रोसीजर्स एग्जिस्ट विच अलाउ ऑपरेटर टू चैलेंज अ डिवाइस सर्टिफिकेशन। इसमें ऑपरेटर को इसमें दिया जाता है एग्जिस्ट है विच अलाउ ऑपरेटर टू चैलेंज अ डिवाइस सर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर्स है जो डिवाइस को सर्टिफिकेशन को इसमें चैलेंज कर सकता है। तो ये होता है ये कंडीशन, इतने कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे तब आपको GCF का सर्टिफिकेशन मिलेंगे। तो ये कन्फर्मेशन कोई भी हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है उनको अगर किसी भी कंट्रीज में आउटसाइड इंडिया मीन्स कहीं भी आपको लॉन्च करना हो तो ये आपको GCF या वर्ल्ड वाइड कहीं भी सर्टिफिकेशन करना हो तो इनको सर्टिफिकेशन लेने के लिए ये 6 पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि हाउ आर डिवाइसेस GCF सर्टिफाइड। तो ऑलरेडी बताया कन्फर्मेंस है, इंटरऑपरेबिलिटी है, और फील्ड ट्रायल आपको करना ही पड़ेगा इसमें, और ये शो करना पड़ेगा कि ये दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस का GCF का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। आप बोल सकते हैं मेरी डिवाइस इज GCF सर्टिफाइड है। इसके साथ साथ ऑप्शनल डिवाइस टेस्टिंग भी होता है, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी उसमें सर्टिफाइड करके दिखा सकते हैं कि मैंने इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी किया है, उसमें ऑप्शनल ये है ऑप्शन। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर ऑप्शनल दिखाते हैं तो GCF सर्टिफिकेशन लेने में आपको फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दो डिस्कशन करें, एक कन्फॉर्मेंस हो गया, एक हो गया इंटरऑपरेबिलिटी, और हो गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा 1 by 1 डिस्कशन कर लेते हैं। कन्फर्मेंस टेस्टिंग के तो बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका था कि कन्फर्मेंस टेस्टिंग क्या है। तो कन्फर्मेंस टेस्टिंग के ऑलरेडी बारे में यहाँ बताया मैं कि कन्फर्मेंस टेस्टिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बताया था ऑलरेडी कि कन्फर्मेंस टेस्टिंग इसमें क्या होता है, चेक द RF रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिग्नलिंग परफॉर्म टू कन्फर्म द रिलेवेंट स्टैंडर्ड। ये आपको मालूम हो गया था। डिवाइस आर टेस्टेड अगेंस्ट ए सिमुलेटेड नेटवर्क इन लेबोरेटरी और फील्ड कंडीशन में, इसको हम लोग बोलते हैं इसको कन्फर्मेंस टेस्टिंग। इसके साथ साथ अगर GCF का सर्टिफिकेशन आपको लेना है तो इसके साथ साथ आपको ये 2 पॉइंट्स भी मैंने बोला, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। पहले इसके बारे में फर्स्ट करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट के बारे में। लाइक अदर काइंड ऑफ टेस्टिंग इन IoT, UV and mobile phones are tested against the network and vice versa. There are different requirements put of mobile phone to make them usable and safe for consumer use. आपको ये टेस्ट उस समय करते हैं या उसको ज़रूरत होती है कि आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट पुट द मोबाइल फ़ोन टू मेक देम यूजेबल एंड सेफ फॉर द कंज्यूमर यूजेस। मीन्स आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो कंज्यूमर इसको यूज़ करेगा वो सेफ़ है और यूजेबल है। तो इसको क्या करते हैं, टेस्टिंग इसको डिवाइड करते हैं 2 तरह से टेस्ट इसका करते हैं। एक फील्ड टेस्ट में कर लेते हैं, एक लैब टेस्ट में कर लेते हैं। फील्ड टेस्ट में क्या कर लेते हैं, फील्ड टेस्ट में ऑलरेडी आपको बोला कि अगर आप फील्ड टेस्ट में जा रहे हैं किसी मोबाइल को टेस्टिंग करने के लिए तो आप इसको बोल सकते हैं कि हाँ मैंने यूवी का टेस्टिंग किया है, और फील्ड ट्रायल मीन्स लाइव नेटवर्क में जाके हमने टेस्टिंग किया है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको यही टेस्ट करना है कि टू वेरीफाई द यूवी और मोबाइल कैन ऑपरेट ऑन रियल कमर्शियल नेटवर्क विद द अदर यूवीज। ये आपका रियल कमर्शियल नेटवर्क में आपको ये कमर्शियली आपको वर्क करता है। तो डिबग सर्टेन इश्यूज इन यूवी लाइक कॉल ड्रॉप, थ्रूपुट इशू, हैंडओवर इश्यूज, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरा हैंडसेट अगर यहाँ पे जा रहा है किसी टेस्ट में, फील्ड टेस्ट में जा रहा है वो, तो कॉल ड्रॉप तो नहीं हो रहा है उससे, थ्रूपुट इशू तो नहीं आ रहा है उसमें, हैंडओवर हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपने यूवी टेस्टिंग में काम किया है, मॉडर्न टेस्टिंग में काम किया आपने इसमें, तो आपको कॉल ड्रॉप में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से रीज़न होते हैं जिससे कॉल ड्रॉप हो सकते हैं, थ्रूपुट इशू क्या है, हैंडओवर इशू क्यों होता है। तो ये सभी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करना है अभी कि इसमें थ्रूपुट का रीज़न क्या है कम होने का,
कि थ्रूपुट इशू क्यों होता है, हैंडओवर क्यों नहीं ले रहा है वो। तो हो सकता है नेटवर्क साइड में अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, नेटवर्क साइड को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अगर मेरे हैंड साइड में कुछ कन्फिग्रेशन प्रॉब्लम है, मीन्स सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है या एंटीना प्रॉब्लम है या किसी तरह का प्रॉब्लम है जिससे हैंडओवर या कॉल ड्रॉप हो रहा है या हैंडओवर नहीं हो पा रहा है या थ्रूपुट का इशू आ रहा है या मेरा उस, तो इसके लिए भी हम लोग फील्ड टेस्ट करते हैं इसके। तो लेकिन इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये सभी LTE से क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाएंगे, अगर आप LTE यू फील्ड टेस्ट इंजीनियर हैं या लैब टेस्ट इंजीनियर हैं। दूसरा होता है टू डिबग सम ऑपरेटर इशू लाइक लॉस ऑफ कवरेज, परफॉर्मेंस इशू, सो ऑपरेटर कैन ट्वीक अपग्रेड नेटवर्क। आपको ये भी टेस्ट करना पड़ता है कि आपका नेटवर्क को अपग्रेड करना है या आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका लॉस ऑफ कवरेज तो नहीं है उसमें। टू टेस्ट ए न्यूली डिप्लॉय पर कमर्शियल नेटवर्क, इसमें एक न्यूली डिप्लॉय कोई नेटवर्क है तो वहाँ पर भी जाके हम लोग कमर्शियली उसको नेटवर्क को चेक करते हैं। ये फील्ड टेस्ट हो गया मेरा। अब बात करते हैं लैब टेस्ट के लिए। लैब टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक सिनारियो, एक सेम सिमुलेटर एक यूज़ कर लिया जाता है। एक सिमुलेटर के थ्रू आप CMW500 की बात बोल सकते हैं कि मैंने जो भी LTE EV हैंडसेट जो भी मैंने टेस्ट किया उसको सिमुलेटर के साथ यूज़ किया, तो उसका ऑलरेडी आप मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे UV टेस्टिंग का लैब सिनारियो मैंने दिखाया कि वहाँ पे किस तरह से लैब सिनारियो होता है वहाँ पे और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं लैब टेस्टिंग में। तो हमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, मीन्स ऑलरेडी जो भी है लाइव नेटवर्क का एक सिमुलेटर यूज़ किया जाता है एक अपने लैब में, और वहाँ पे सेम कंडीशन में जैसे हम लोग फील्ड में जो भी कंडीशन जो था वो सेम कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करके हम लोग लैब में ही अपने नेटवर्क अपने डिवाइस को टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग लैब टेस्टिंग बोलते हैं। इसके थ्रू ये सभी सबमिशन आपको, ये सभी करने के बाद आपको ये सबमिशन आपको GCF का देना पड़ता है उसको सर्टिफिकेशन लेने के लिए। ये होता है लैब टेस्ट। लास्ट में परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है? LTE equipments will need to undergo performance testing to ensure that it can work efficiently in non-contiguous frequency band and across several network country including support for data roaming। तो इसमें हो जाता है कि अगर जो भी है परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है कि इंश्योर दैट इट कैन वर्क इफेक्टिवली इन नॉन कंटिग्यूअस फ्रिक्वेंसी बैंड। इसमें हम लोग बात करेंगे नॉन कंटिग्यूअस फ्रिक्वेंसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। उसके साथ अक्रॉस सेवरल नेटवर्क्स एंड कंट्री आपको ये सभी तरह से काम करेगा। परफॉर्मेंस आपने टेस्ट कर लिया और ये डेटा रोमिंग में या अपने कंट्रीज में या किसी अदर नेटवर्क्स में या कहीं भी जा रहे हैं तो इसका मेरे हैंडसेट का परफॉर्मेंस करेक्ट है और ये अच्छी तरह से काम कर रहा है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं। आप यूवी साइड में जाते हैं अभी ये तो अगर केवल बेसिक क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ इस टॉपिक से, इस पार्ट से केवल बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है GCF सर्टिफिकेशन क्या होता है, आप क्या जानते हैं GCF सर्टिफिकेशन के बारे में, कन्फर्मेंस टेस्टिंग होता क्या है और कन्फर्मेंस टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर GCF की सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ते हैं तो कौन कौन से आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपको ये सभी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर डिटेल्स में जाना है, अगर डिटेल्स में जाएंगे हम लोग तो सेम वही प्रोटोकॉल टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, LTE के डिवाइस के बारे में टेस्टिंग कर रहे हैं तो LTE से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे कि हैंडओवर क्या होता है, कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है, आपने अभी कौन सा हैंडसेट आपने यूज़ किया है, आपने कौन से चिपसेट पर काम किया है, कौन सा टूल्स आपने यूज़ किया है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये आज के टॉपिक्स में मैंने ये बताया कि ये कंपनीज जो है यूवी साइड में मॉडर्न प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर के लिए या इनोडबिट टेस्ट इंजीनियर के लिए ये सारी कंपनीज जो हायरिंग करती है और ये सभी इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, बेसिक्स बता दिया आज के कन्फर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है और इसका सर्टिफिकेशन हम लोग कहाँ से लेते हैं। तो ये आज के टॉपिक्स में इतना ही टॉपिक्स था आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीब और सीब के बारे में। अगर प्रोटोकॉल पार्ट 12 की बात करें तो हम लोग उसमें बात करेंगे मीब और सीब के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मीब और सीब का पार्ट, क्योंकि ये सभी पार्ट्स जो भी है ये आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी ये कंपनी हायरिंग करेगी उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और सारी वीडियोस आपको इससे बताते चलूँगा। थैंक यू सो मच।